हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे और अपने प्रिपरेशन के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति पूरी जी जान लगा दिए होंगे। मैं कहूंगा हद पार मेहनत करने की आवश्यकता है, पूरी जान लगा दीजिए अपनी मेहनत में। जितना आपसे हो सकता है उतना आप मेहनत करके अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, मैं कह सकता हूं कि ये आपके लिए एक वरदान की तरह हो सकता है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे आपको। मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि जो आपके मतलब क्वेश्चन आंसर हैं, अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो वो आपसे 30 नंबर का, ओनली 30 नंबर का आपको क्वेश्चन आंसर ही केवल पूछे जाते हैं। कहां से? तो आपको पता होगा कि प्रोज से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और दूसरा आपसे सप्लीमेंट्री से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। यही ना दोनों से जी, प्रोज से 15 नंबर का और सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर का। मतलब 15 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी हम प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको आप देखने वाले हैं। मैं बता दूं लगभग आपके जैसे कि द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, रैट रैप है, ठीक है। तो ये सभी जो हमारा जो हम कह सकते हैं, इन सभी चैप्टरों का हम एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है ना। मैं इतना कहूंगा कि मतलब वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है और इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। अगर आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं इतना कहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्त आपसे कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज कॉपी पे लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। आप सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। 4-5 पेज निकालेंगे ना तो ये पूरा क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। पूरा हिंदी में अर्थ समझाने वाले हैं, टेंशन ना ले आप, ठीक है ना। चलिए जी, तो क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। तो क्या कह रहा है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब यहां पे कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब एम हेमल जो टीचर हैं वो क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया? तो उन्होंने क्या बताया था जी कि जो फ्रांस भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो दुनिया की, संसार की सबसे सुंदर और स्पष्ट क्या है? भाषा है, ठीक है। यही तो उन्होंने बताया था ना। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं जी कि ही कॉल्ड, मतलब वे कहते हैं कि फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि फ्रांस जो भाषा है, ठीक है, फ्रेंच जो भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। फिर ही सेड दैट, वो कहते हैं कि इट वॉज अ क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। मतलब वे कहते हैं कि यह एक स्पष्ट भाषा है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, एक तार्किक भाषा। लॉजिकल मतलब तार्किक भाषा है। तो इतना इन्होंने कहा है। एम हेमल जो टीचर है वो बच्चों से यही बात कहते हैं कि फ्रेंच जो भाषा है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है, ये तार्किक मतलब ये स्पष्ट भाषा है और दूसरी बात ये तार्किक भाषा है। तो यही सब तो कहे हैं। तो चलिए आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ही आपको लिखना है। अभी तो हम शॉर्ट लॉन्ग सब अब देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, 4 नंबर का ना 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रोज से 8 नंबर का, एक आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर का, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो हमारा 7 नंबर दिलाएगा। तो मतलब आज अगर प्रोज का ये आप तैयार कर लेते हैं तो 8, 7, 15 नंबर तो आपका क्लियर हो जाएगा। और लॉन्ग शॉर्ट हम दोनों देखने वाले हैं। सिर्फ इतना लिखेंगे ना तो 4 नंबर एक क्वेश्चन से मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पता होगा कि जब क्या था, तो देखिए यहाँ पे बर्लिन से एक आदेश ही तो आया था, तो वही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन ऑर्डर फॉर बर्लिन। मतलब बर्लिन के आदेश पर बर्लिन हैड
बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मतलब यहाँ पे लिखा गया था कि बर्लिन के आदेश को ही बुलेटिन बोर्ड पर क्या किया गया था, पुट अप किया गया था, लिखा गया था। इट सेड, मतलब उसमें कहा गया था डेट की ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेंस एंड लोरेन, मतलब उसमें ये लिखा गया था बुलेटिन बोर्ड पर कि मतलब उसमें ये कहा गया था कि ओनली मतलब केवल जर्मन भाषा ही तौर मतलब पढ़ाई जाएगी, किसमें, एलेंस और लोरेंस के जो स्कूल है उसमें केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा, फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर कह रहा है द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉपेड, और जो फ्रेंच जो टीचिंग मतलब फ्रांस भाषा में जो पढ़ाया जा रहा है हैज बीन स्टॉपेड, मतलब तुरंत उसको रोक दिया जाए, उसको बंद किया जाए फ्रेंच लैंग्वेज, अब इसमें क्या जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। यही तो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा गया था। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े, ये 4 नंबर आपको मिलेंगे, इतना कर लेते हैं। तो चलिए आपको तो दिखाई दे रहा होगा पीछे अब क्या आपको कहना चाहते हैं। सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन मैं करना चाह रहा हूं, पूरी साल हमने मेहनत किया है आपके लिए, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे लिए मेहनत कर ले। अब मेहनत, अगर आपको मेहनत ही लगता है तो मेहनत ही सही, बट आपको मैं ये कहूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इसकी हम बेहतर तरीके से आपको तैयारी हम करा सके, इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हौसला अफजाई हो सके। तो हम हिंदी इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एक बेहतर हम आपकी तैयारी करा सके। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे क्वेश्चन पेपर के रिलेटिव हो, चाहे जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो सब आपको मिलने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। तीसरा बार क्वेश्चन आता है कि होम डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड वाई, मतलब जो एम हेमेल है वो किसको ब्लेम मतलब किसको ब्लेम करते हैं, मतलब दोषी ठहराते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, मतलब पढ़ाई, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो इग्नोर करते हैं पढ़ाई को, तो पढ़ाई के इग्नोर करने का जो ब्लेम है, दोष ही है, एम हेमेल किसको ठहराते हैं एंड वाई, और क्यों ठहराते हैं। तो यहां पे आपने उत्तर क्या लिखा है, कंसिस्टेंट, ये सब पूछे गए हैं, ठीक है ना। बार बार मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखूंगा तभी जाकर इंपॉर्टेंट नहीं होगा जी, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि एम हेबल से पेरेंट स्टूडेंट एंड ही हिमसेल्फ दे आर रॉन्ग, मतलब एम हेबल ने कहा है कि पेरेंट मतलब माता पिता, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, और वे खुद अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं। मतलब अगर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है तो इसमें 3 व्यक्तियों का मोस्टली दोषी वो कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि मैं खुद, दूसरा माता पिता, और तीसरा वो स्टूडेंट जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों लोग दोषी है। फिर यहाँ पे लिखा गया है पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रेन टू वर्क, मतलब माता पिता बच्चों को क्या कर देते हैं, कार्य करने के लिए भेज देते हैं। द स्टूडेंट डिड नॉट केयर, परंतु स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देते, विद्यार्थी पर ध्यान नहीं देते। एंड ही आल्सो गेव हॉलीडे, और वो बीच बीच में बहुत इंजॉय करता है, हॉलीडे छुट्टियां लेता है। दैट इज वाई, इसी कारण नो वन लर्न फ्रेंच प्रॉपरली, इसी कारण कोई भी स्टूडेंट अच्छे तरीके से फ्रेंच नहीं सीख पाया। ये कौन बताते हैं, एम हेबल जो टीचर है वो कहते हैं, ठीक है। तो यहां से आपसे यही पूछा गया था कि एम हेबल किसको दोषी ठहरा रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि माता पिता को, स्टूडेंट को, और वो अपने आप को भी दोषी ठहरा रहे हैं। ये ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी तो स्टार्ट किए हैं अब दोस्त, अभी तो स्टार्ट किए हैं, सभी अब क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, अभी तो हमने स्टार्ट केवल किया है। फिर यहाँ पे आता है
यहाँ पे आता है इन द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे ये कह रहा है इन द लास्ट लेसन नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कंट्रीज, द कंट्री हु वेयर फाइटिंग, ठीक है, मतलब किन देशों के बीच लड़ाई हो रहा था ये पूछा गया है। एंड डिस्क्राइब, और वर्णन करना है द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था उसका भी वर्णन करना है। तो किस किस देश के बीच लड़ाई हुआ रहा था, तो हमें पता है द लास्ट लेसन चैप्टर, पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि फ्रांस और जर्मन के बीच क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, ठीक है ना। तो वही बात हमने लिखा है, सबसे पहला क्या लिखा है कि द कंट्रीज फाइटिंग वेयर फ्रांस और पर्शिया, मतलब फ्रांस और पर्शिया जिसे हम जर्मनी कहते हैं, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या हो रहा था, लड़ाई चल रही थी। द बुलेटिन बोर्ड हैड न्यूज अबाउट द लास्ट बैटल्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस जो बुलेटिन बोर्ड पर, उस पर क्या सूचना पट पर लिखा गया था कि ऑर्डर फॉर बर्लिन, मतलब बर्लिन के आदेश पर वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज मतलब सूचना समाचार को लिखा गया था। एंड टू टीच जर्मन इज द इन द स्कूल ऑफ एलेंस एंड लॉरेंस, मतलब यहाँ पे लिखा गया है एंड टू टीच, मतलब बुलेटिन बोर्ड पर समाचार लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि टीच जर्मन इन द स्कूल, मतलब जर्मन भाषा ही जो है ना वो स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। किन स्कूलों में, ऑफ एलेंस और लॉरेंस, मतलब एलेंस और लॉरेंस के जो स्कूलें हैं तो उसमें क्या ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज हैड टू बी डिसकंटिन्यूड, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ाई जा रही है उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया जाए, उसको स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए। समझ पा रहे हैं? चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं ना कि ये सभी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर ले। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही ढूंढने के बाद, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सब क्वेश्चन आंसर हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। आपको 1 घंटे में ये सभी कंटेंट तो मिल जा रहे हैं, आप तो खुश हो रहे होंगे, बट 1 घंटे के कंटेंट के लिए हमें पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना एनालिसिस करना पड़ता है, कितना ये सभी चीज़ें बनानी होती है, वो खुद मैं समझ सकता हूँ और जो टीचर काम कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। तो बशर्ते हम लोग तो यही आपसे सभी से चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि हम आपको फ्री में यूट्यूब पर स्टडी करा रहे हैं। तो सिर्फ इतना कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि हमारे सभी जो स्टूडेंट हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो सभी पढ़ाई कर सके। समझ तो गए होंगे ना, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5वां कि व्हाट हैपेंड वेयर चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, मतलब क्या हुआ जब चर्च में 12 मतलब 12 बजा, चर्च का जो घड़ी है ना उसमें जब 12 बजा तो क्या हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वेन द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, मतलब जब चर्च में 12 बजे तो क्या हुआ, द स्कूल इंडेड, तो स्कूल क्या हुआ, समाप्त हो गया, स्कूल मतलब अब समाप्त हो गया। फिर एम हेबल स्टूड लुक्ड वेरी सैड, एम हेबल बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। एंड रॉट, और वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विव ला फ्रांस ऑन द बोर्ड। अब वो अंतिम में क्या लिखते हैं, बोर्ड पर जाकर लिखते हैं विव ला फ्रांस, ठीक है, तो बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस। इसका हिंदी मतलब क्या है कि इट्स मीन, मतलब इसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदा रहे या फ्रांस जिंदा हो, ठीक है ना। हम नहीं कहते हैं भारत जिंदाबाद, तो वही है फ्रांस जिंदाबाद, वो यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब एम हेबल है वो कह रहे हैं, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। चलिए जी, तो इस सभी को स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिएगा। जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की तो वो बहुत ही एमेबल जो टीचर है वो उदास हो जाते हैं और उस समय पर ये चीजें लिखते हैं, ठीक है, बोर्ड पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन
affect फ्रेंच, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ मतलब कैसे अनाउंसमेंट हुआ ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस, मतलब फ्रांस पर लास्ट लेसन मतलब यहाँ पे सिंपल सा कहना तो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसमें क्या अंतिम में मतलब अनाउंसमेंट क्या समाचार मिला था, ठीक है, जब फ्रांस हार गया था। तो ठीक है, अफेक्ट मतलब हम कह सकते हैं जो फ्रांस और जर्मन के बीच लड़ाई हो रहा था, जो फ्रांस जो है वो हार गया था जर्मन से, तो उस समय पर क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्या हुआ यह हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन शॉक्ड लिखा गया है, शॉक्ड एंड सैडनेस द पीपुल ऑफ एलेंस। मतलब जब ये अनाउंसमेंट हुआ ना कि मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ कि जो फ्रांस है वो हार गया है, तो उस समय पर क्या हुए थे, सभी शॉक्ड हो गए थे, हैरान हो गए थे और सैड मतलब उदास भी हो गए थे, ठीक है। कहाँ के पीपल ऑफ एलेंस, मतलब एलेंस के जो लोग थे ना वो सभी उदास हो गए थे उस समय जब पता चला उनको कि जर्मन जीत गया है, फ्रांस जो है वो हार गए हैं। तो ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है दे रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट देयर लैंग्वेज वाज, तब उनको अंत में एहसास होता है कि उनके जो भाषा है उसका क्या महत्व है। बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुका था अब, ठीक है। स्टूडेंट, पेरेंट एंड इवन द टीचर एबहेबल फेल्ट गिल्टी फॉर नॉट वैल्यूइंग फ्रेंच इज अर्लियर। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, पेरेंट मतलब माता पिता, और इवन द टीचर और प्रत्येक चीज जैसे एबहेबल, फेल्ट मतलब महसूस कर रहे हैं, गिल्टी महसूस कर रहे हैं, फॉर नॉट वैल्यूइंग फ्रेंच अर्ली, मतलब वो फ्रांस भाषा जल्दी न सिखा सके उसके लिए वो अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं। फिर एबहेबल बिकम वेरी इमोशनल, एबहेबल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, एंड टॉट और वो पढ़ा रहे हैं विथ द फुल हार्ट, पूरे दिलों के साथ, पूरे दिल से वो अपनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एवरीवन लिसनड केयरफुली, और प्रत्येक जो स्टूडेंट है एवरीवन सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। द क्लासरूम बिकम वेरी क्विट, जो क्लासरूम है वो बहुत ही शांत दिखाई दे रहा है, एंड सीरियस, और बहुत ही अब कह सकते हैं सीरियस, मतलब सभी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। सीरियस को हिंदी में क्या कहते हैं जी, फोकस या सीरियस आप कह सकते हैं, बहुत ही सीरियस होकर दिखाई दे रहे हैं, सीरियस आप समझ ही रहे हैं। तो पीपल फेल्ड प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, और जो सभी लोग हैं, सभी स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग क्या हो रहे हैं, अपने लैंग्वेज मतलब भाषा, फ्रांस जो भाषा है उस पर प्राउड महसूस कर रहे हैं, एंड वांटेड टू रिमेंबर इट्स, और इसको याद कर रहे हैं, ठीक है ना। इवन इफ देयर कुड नॉट लर्न इट्स एनी मोर, और इवन इफ मतलब दे कुड नॉट लर्न इट्स एनी मोर, अब वो जानते हैं कि इसे हम दोबारा अब याद नहीं कर सकते। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। चलिए, सिंपल सी बात ये कहा गया है कि जब फ्रांस को पता चला कि अब हार चुके हैं, तो उनकी अनाउंसमेंट जब हुआ तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सभी लोग क्या थे, सभी को पता चला कि जब फ्रांस जो है वो फ्रांस हार गया है जर्मन से, तो सभी फ्रांस के लोग उदास हो गए थे, ठीक है, बहुत दुख हुआ उनको। और सभी वहाँ पे जब सूचना आ गया कि अब जर्मन भाषा ही ओनली पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को रोक दिया जाएगा, तो सभी टीचर जो थे, माता पिता थे, स्टूडेंट थे, सब उदास थे। तब उनको अंत में एहसास होता है कि हाँ, हमारी भाषा का क्या महत्व है, और उनको अफसोस भी अंदर अंदर होता है कि काश हमारे पास समय होता तो हम अपनी भाषा को और अच्छे तरीके से सीखे होते, जाने होते। तो ये सब चीजें दुखों को बारे में बताया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम देखेंगे जी, उसकी टेंशन आप ना लें। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, इतना रुकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 7th नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक दैट सिटी इज फिरोजाबाद फेमस। मतलब यहाँ पे व्हाट मेक मतलब क्या बनाने के लिए दैट सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, मतलब क्या बनाने के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो क्या बनाने के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है जी, तो फिरोजाबाद इज द फेमस फॉर ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री। मतलब फिरोजाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए, कांच के बना कांच मतलब यहाँ पे ग्लास बॉयलिंग इंडस्ट्री लिखा गया ना, कांच उद्योगों के लिए, जैसे चूड़ियां बनाने के लिए, कांच वाली जो भी वस्तुओं को बनाने के लिए ये प्रसिद्ध है जी, कौन, फिरोजाबाद शहर। फिर यहाँ पे लिखा गया है एवरी अदर फैमिली, मतलब यहाँ पे प्रत्येक दूसरा परिवार, हियर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, मतलब प्रत्येक दूसरा परिवार यहाँ पे चूड़ी बनाने में व्यस्त है। फिर यहाँ लिखा गया इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, ये क्या है, चूड़ी बनाने के लिए या चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद है ना, वो चूड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी चूड़ियां बनती है जी। तो आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बार ये पूछा गया है। अब मैं बता दूं, ये आपको कितना नंबर दिलाएगा, ये 4 नंबर आपको दिलाएगा, 4 नंबर तो होते हैं ना, अच्छा नंबर होता है ना, तो ये याद रखिएगा। अगला हमारा आता है क्वेश्चन कि व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ। यहाँ पे साहिब होगा, ई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि साहेब ने जो दूध की भट्टी है या दूध पर जॉब करना, मतलब नौकरी क्यों ज्वाइन किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। साहेब ने मिल्क की जो दूध भट्टी थी, मिल्क बोथ मतलब दूध की जो भट्टी थी, एक कहते हैं छोटी सी दुकान, तो उस पर नौकरी करना क्यों ज्वाइन किया, नौकरी क्यों किया, ये पूछा जा रहा है। तो साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ, मतलब साहेब ने मिल्क बोथ पर नौकरी ज्वाइन की, क्यों किया, बिकॉज क्योंकि ही यूज्ड टू गेट मनी, क्योंकि उसे वहां क्या मिलता था, उसे पैसे मिलते थे, एंड ऑल हिज मेल, और उसे भरपूर भोजन मतलब सभी प्रकार के भोजन भी मिलते थे। ही वॉज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और उसे 800 रुपये भी मिलते थे उसको सर्विस, मतलब वह वहां पे कार्य करता था, उसके लिए 800 रुपये भी उसको मिलते थे। इसीलिए साहेब ने क्या किया, दूध की भट्टी पर कार्य करना स्टार्ट किया, जॉब मतलब ज्वाइन किया। तो समझ के हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए ऐसे ले रहे हैं या ऐसे भी ले लीजिए, साफ हो गया। चलिए ठीक है ना, एक एक करके हम देखेंगे जी। सब क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हम नहीं बता रहे हैं, उतना ही बता रहे हैं जितना आप लिखेंगे आपका काम हो जाए। एक और बात है, बहुत सारी स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होगा कि सर इतना लिख देंगे काम चल जाएगा। 100% कह रहे हैं काम चल जाएगा, फुल नंबर मिलेंगे, उसकी टेंशन आप ना ले, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप, मतलब गार्बेज डंप पर साहेब क्या ढूंढ रहा था, जो कूड़ादान होता है, कूड़ादान में साहेब जो है वो क्या लुक मतलब क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही, और वे कहाँ का है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है, साहेब है वो कहाँ से आया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमसे पूछा। सबसे पहली बात, गार्बेज ड्रम में मतलब कूड़ादान में साहेब क्या ढूंढ रहा था, तो इसका जवाब देते हैं साहेब वाज ए रैग पिकर्स। साहेब एक क्या है, साहेब एक रैग पिकर है, मतलब कूड़ा बिनने वाला लड़का है। ही इज लुकिंग फॉर अ गोल्ड, ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, और वो क्या कर रहा है, साहेब है वो
गार्बेज मतलब कूड़ेदान में गोल्ड मतलब सोने को ढूंढ रहा है या देख रहा है। सोना मतलब उसके लिए प्लास्टिक का बोतल, छोटी छोटी क्वाइनें हो गई 1-2 रुपए की, तो वो उसके लिए गोल्ड के समान है। तो वही गोल्ड का मतलब वो छोटी छोटी वस्तुएं हैं वो ढूंढ रहा है। फिर यहाँ पे लिखा गया प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, ही इज इन दिल्ली वर्तमान में वो दिल्ली में है, और ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। अब वो कहाँ से आया हुआ है, तो वो बांग्लादेश से आए हुए है। तो इतनी बात आप समझ गए कि वो कहाँ से आए हुए हैं जी, तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो इतना ही आपको लिखना है, मिल जाएंगे फुल नंबर। स्क्रीनशॉट कहना तो नहीं ना पड़ेगा जी, ले लिए है ना, अच्छी बात है। अगला हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। मतलब मुकेश, ठीक है ना, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन है, और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका क्या लक्ष्य है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मुकेश वाज अ बॉय फॉर फिरोजाबाद। मतलब मुकेश जो है ना वो फिरोजाबाद का एक लड़का है। बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ बेंगल्स मेकर, और चूड़ी बनाने वाले परिवार में उसका जन्म हुआ है। और हिज एम्बिशन उसका लक्ष्य है, वाज बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मतलब उसका लक्ष्य है, ठीक है, उसका एम्बिशन है कि वो मोटर मैकेनिक बने, ठीक है। नॉट फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन, वो नहीं चाहता कि मैं जो फैमिली का जो ट्रेडिशन है, फैमिली का रीति रिवाज है चूड़ी बनाने का, वही हम करें, उसका मन नहीं है। तो वो उसका लक्ष्य क्या है, मोटर मैकेनिक बनना। किसका, मुकेश का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, आपको पता चला ये किस चैप्टर का है, दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का है। याद रखिएगा, जब पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो कब से कब मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब आपको समय चला गया कि आप कौन सा चैप्टर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, केवल याद कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, केवल आपको याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट्स। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ क्या है, कूड़ेदान का मतलब क्या है, ठीक है। और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट्स, मतलब वो उसमें क्या ढूंढते हैं। तो बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, एक आशा का स्रोत है, ठीक है ना, एक होप है जी, आशा का स्रोत है। और उसमें क्या ढूंढते हैं, वो उसमें गोल्ड ढूंढते हैं। गोल्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे प्लास्टिक का बोतल हो गया, 10-15 के फटे हुए नोट हो गए, 10 के या 5 के छोटे से सिक्के हो गए, ठीक है। तो ये सब मतलब उनके लिए यही गोल्ड है जी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के लिए। गार्बेज वाज अ सोर्स ऑफ होप, गार्बेज जो है ना वो सोर्स क्या है, वो स्रोत है, होप मतलब आशा का, एंड सर्वाइवल, और सर्वाइवल मतलब जीवन यापन करने का एक आशा है, ठीक है। दे सर्च इट्स डेली, मतलब वो डेली मतलब रोजाना क्या करते हैं, खोजते हैं उसमें, एंड फाउंड यूजफुल थिंग्स, और वो क्या, और उन्हें कुछ यूजफुल थिंग्स क्या करते हैं, खोजते हैं या मिलता है, लाइक प्लास्टिक, क्वाइन एंड अदर आइटम, जैसे प्लास्टिक ढूंढते हैं, प्लास्टिक का बोतल, क्वाइन हो गया, और अदर कुछ चीजें ढूंढते हैं। यहाँ पे लिखा है विच हेल्प देम अर्न मनी, जो उनको पैसे कमाने में मदद करता है। तो यही तो बात है जी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया था कि बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, तो बच्चों के लिए फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज इज द सोर्स ऑफ होप एंड सर्वाइवल, बच्चों के लिए ये गार्बेज है, उनका आशा है, और सर्वाइवल है, जीवन यापन करने का एक माध्यम है। तो ये सब हमने इसमें बताया गया है, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, सभी को ध्यानपूर्वक समझिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम सब समझाएंगे। यहाँ पे अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पीकर इन सीमापुरी, मतलब सीमापुरी में रहने वाले जो
जो रैग पीकर है, कूड़ा बिनने वाले हैं, उनकी जीवन का, लाइफ का, उनके जीवन का वर्णन करना है। तो अब क्या लिखा गया है, द रैग पीकर इन सीमापुरी लिव इन पुअर एंड डर्टी कंडीशन। मतलब सीमापुरी में रहने वाले जो कूड़ा बिनने वाले जो है रैग पीकर हैं, वो बहुत ही गरीब है और डर्टी मतलब गंदी हालात में है, गंदी परिस्थितियों में है, ये हम कह सकते हैं। दे कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए हैं। इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, वो हम कह सकते हैं बेटर लाइफ मतलब अच्छी जीवन की तलाश में वो बांग्लादेश से आ गए हैं, ठीक है ना, हमारे इंडिया में। बट स्टिल लिव इन स्लम्प विदाउट प्रॉपर हाउस। लेकिन स्टिल लिव मतलब लेकिन वे रहते हैं, वो रहते हैं स्लम्प, वो स्लम्प में रहते हैं मतलब झोपड़िया, या आप कह सकते हैं ना स्लम्प, समझते हैं ना, एक झोपड़ियों में रहते हैं विदाउट प्रॉपर हाउस, वो प्रॉपर हाउस में नहीं रहते, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ तान लिए हैं कुछ भी और उसमें रह रहे हैं, प्रॉपर उनके पास हाउस नहीं है, ना प्रॉपर उनके लिए शुद्ध पानी है, ना ही उनके लिए शुद्ध भोजन है, वैसे ही वो रह रहे हैं। दे कलेक्ट गार्बेज डेली, मतलब वो क्या करते हैं, वो हमेशा कूड़े से कुछ ना कुछ डेली कलेक्ट करते हैं, बीनते हैं। विच इज देयर ओनली वे टू अर्न मनी, मतलब यहाँ पे लिखा गया है विच इज देयर ओनली वे, मतलब वो केवल एकमात्र माध्यम है उनके पैसे कमाने का। कौन सा, गार्बेज से जो कुछ बीनते हैं वही उनका माध्यम है पैसे कमाने का। फॉर देम मतलब उनके लिए गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड, गार्बेज ही उनके लिए सोना है, ठीक है। इट्स गिव देम, वे उन्हें देता है फूड मतलब भोजन देता है, ए स्टिल मनी एक छोटी पैसे भी देता है, टू सर्वाइव जीवन यापन करने के लिए। दे डू नॉट हैव ड्रीम, उनके पास कोई सपना नहीं है, ठीक है ना, ऑफ अ गुड फ्यूचर मतलब भविष्य में अच्छे तरीके से रहने का कोई सपना उनका नहीं है। बट आर हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश है। इफ दे गेट इनफ टू ईट ईच डे, मतलब वो चाहते हैं कि प्रत्येक दिन बस हमें अच्छा भोजन मिल जाए जिससे हमारा पेट भर जाए, बस उनको वही चाहिए, अदर उसको कुछ इससे मतलब कुछ भी चीजों से मतलब नहीं है। तो ये चीजें हैं जी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सच कहूँ ना, सांस मुझे लिया नहीं जा रहा है। मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं बोल कर पढ़ा सकूँ, मतलब बोली मुझे मतलब निकल नहीं पा रहा है इतना, मतलब नाक में सर्दी हो गया है और नाक हमारा पूरी तरीके से लग रहा है ऐसा कि जाम टाइप का हो गया है पूरी तरीके से, मतलब सांस लिया नहीं जा रहा है। मैं सांस ले रहा हूँ, मुंह की सहायता से सांस लिया जा रहा है। रात भर में परेशान था, रात भर नींद नहीं लग रहा है, इसकी वजह से सांस प्रॉपर हम ले नहीं पा रहे हैं। एक दवा भी लाए हुए हैं, उसको यूज कर रहे हैं तो 2 सेकेंड के लिए मतलब 1-2 मिनट के लिए आराम मिल रहा है, फिर वही हो जा रहा है, ठीक है। उसको बार बार लेना पड़ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा ले लूँ इसको, जिससे कि नाक प्रॉपर थोड़ा काम करे। इसको कहा गया है, डॉक्टर ने तो कहा है कि लगा लीजिएगा नाक पर, प्रॉपर आपको होने लगेगा। इसको लेने पर जस्ट थोड़ा आराम तो मिल रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है नाक पे, तो इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ तो है, बट कोई नहीं। ओहो हो, चलिए आगे बढ़े। अगला कह रहा है, ये तो हमने देख लिया ना, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर कि हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन है, ठीक है। उसके बाद टू विच फैमिली फैमिली डज ही बिलोंग, मतलब उसके परिवार कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं। डिस्क्राइब द मिसरेबल कंडीशन फॉर देम एंड द रीजन, मतलब उनकी मिसरेबल मतलब दैनिक परिस्थितियों का वर्णन करना है और किस कारण उनकी ये परिस्थिति है उसका भी वर्णन आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक एक करके उत्तर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। बार बार हम ये नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुन तो रहे हो गए। चलिए अगला कह रहा है मुकेश इज अ यंग बॉय, मतलब मुकेश जो है एक नौजवान लड़का है फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का एक नौजवान लड़का है। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली ऑफ बेगल्स मेकर, मतलब वह चूड़ी बनाने वाले एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, मतलब वहां का रहने वाला है। अगला कह रहा है हिज फैमिली हैज बीन मेकिंग बेगल्स फॉर जनरेशन, मतलब उसका जो परिवार है ना वो कई पीढ़ियों से चूड़ी बना रहा है, ठीक है ना। कई पीढ़ियों से वो चूड़ी बनाते हुए आ रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है दे लिव इन स्मॉल, वो एक स्मॉल मतलब वो छोटे से, मतलब हम कह सकते हैं छोटे से अंधेरे से हाउस में रहते हैं। विदाउट प्रॉपर लाइट, बिना किसी प्रॉपर लाइट के, और ना ही अच्छा वहां पे मतलब प्रॉपर ना लाइट है ना ही एयर मतलब हवा है, वैसे वो रहते हैं जी। द वर्क हार्म देयर आइज, और उनका जो कार्य है वो उनके कार्य जो है ना वो उनके आंखों के लिए बहुत ही हार्म है, खतरनाक है, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक है जी। यहाँ पे लिखे गए हैं दे आर ट्रैप्ड इन पोवर्टी, अब वो क्या हो गए, वो ट्रैप्ड हो गए, वो फंस गए हैं। पोवर्टी मतलब रीति रिवाजों हम कह सकते हैं, पोवर्टी मतलब परंपराओं से फंस गए हैं, ठीक है ना। और एंड कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, और वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव मनी और सपोर्ट टू चेंज देयर लिव्स, और वे डू नॉट हैव एनी मनी, और उनके पास कोई भी पैसे को लेकर मतलब पैसे से भी कोई उनको मदद करने वाला नहीं है। और सपोर्ट टू चेंज हिज देयर लिव्स, और उनको मतलब कोई ऐसा नहीं है जो पैसे देकर उनको सपोर्ट करे कि तुम अपने जीवन को बदल सको, चेंज कर सको अपने लाइफ का, ऐसा कोई भी नहीं है। द मेन रीजन, यही मेन कारण है कि आर ट्रेडिशन लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब हम कह सकते हैं द मेन रीजन, इसका मेन रीजन है ट्रेडिशन मतलब परंपरा, इसका मेन रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब हम कह सकते हैं एक तो इसका मेन रीजन क्या है, एक तो इसका रीजन है परंपरा, दूसरा है पढ़ाई मतलब एजुकेशन की कमी, एंड फियर ऑफ पावरफुल पीपल, और जो पावरफुल मजबूत जो लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनसे भी डर है, फियर है, ठीक है ना। हु कंट्रोल द ट्रेड, जो इस ट्रेड को कंट्रोल किए हुए हैं कि कोई भी परिवार चूड़ी ही बनाए, इसके अलावा कुछ भी ना करे, ऐसे भी माफिया हैं। आपको पता नहीं होगा बहुत सारी ऐसी शहरें हैं, ऐसी अपने इंडिया में ही ऐसे गांव हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर एक ट्रेडिशन है कि तुम मतलब छोटी जाति को बाबू यही करना है, इसके अलावा कोई कुछ किया तो मार काट के फेंक देंगे, ऐसा भी लीला है, ऐसी भी लीला ही हम कहेंगे इसको, ऐसी भी लीला इस हमारे देशों में मतलब हो रहे हैं। बार बार आपको सुनाई दे रहा होगा न्यूज में कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, माफिया ये माफिया वो, तो ऐसा है जी वास्तव में। अभी तो एक आपने सुना भी होगा स्टील फाइल नाम से आया है, कितने बड़े बड़े दावी लोगों का नाम आया, देखकर हम लोग हैरान हो गए। बड़े बड़े साइंटिस्टों का नाम आया विदेशों के, अपने इंडिया में भी कुछ लोगों का नाम आया, कुछ देता, और देता अब क्या कहेगा, वो देता है जी, वो देता नहीं, वो मतलब क्या ही कहे, उनके लिए कोई शब्द भी मतलब बोलना भी बेकार है उन लोगों के लिए।
अभी तो पोल खुला भी नहीं है, अभी तो पोल खोलने के लिए विपक्ष और बहुत सारे मतलब लीडरों का नाम उसमें विपक्ष भी प्रयास कर रहे हैं कि नाम खुलने तो दीजिए, तब मालूम चलेगा कौन किस पानी में है। और जो शरीफ बने हुए हैं ना उनका पोल खुलने तो दीजिए। मतलब सच में क्या है ना, विश्वास उठ गया यार, विश्वास उठ गया। इतना अच्छा अच्छा नाम पहले उन लोगों को सम्मान के साथ दिया जा रहा था, बहुत लोगों का नाम आया, मतलब दिल दहलाने वाली वो चीज़ें थी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ मतलब मारने काटने, अदर हरेसमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ही कहा जाए। बहुत मतलब इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा अगर वैसा चीज़ें मतलब ना ही कभी सुनने को मिले ना ही देखने को मिले वो चीज़ें, तो वही सही है, क्या ही कहा जाए। चलिए क्या ही कहा जाए, वो छोड़िए, उन सभी चीज़ों को पढ़ेगा ना तो दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाए वैसे बेकार लोगों का। अगला कह रहे हैं व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। मतलब डगलस जो है एक छोटा मतलब डगलस जो है ना, डगलस जो पानी से डरता है, ठीक है ना। द डीप वाटर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है डीप वाटर में। तो डगलस के पहले लेसन पहले पाठ्य में उसको क्या ट्रेनिंग दिया गया था ये पूछा जा रहा है। तो हमने लिखा है द इंस्ट्रक्टर, मतलब जो इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक कह सकते हैं या टीचर कह सकते हैं। थॉट मतलब सिखाते हैं डगलस को, प्रशिक्षक डगलस को सिखाते हैं कि डैट ही हैड टू पुट हिज फेस अंडर वाटर। जब तुम अपने मतलब फेस को पानी में डालो तो एक्सहेल तो सांस को छोड़ दो, एंड टू राइज हिज नोज और जैसे ही बाहर अपने नोज को बाहर निकालो तो इनहेल सांसों को ले लो। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और इस एक्सरसाइज को तुम 100 बार करो, 100 सैकड़ों बार इस तरीके से करो। मतलब डगलस ने मतलब जो प्रशिक्षक है ना, प्रशिक्षक जो है वो डगलस को ये सिखाते हैं कि जब तुम अपने फेस को पानी के अंदर डालोगे तो उस समय पर सांसों को छोड़ दो, और जैसे ही मतलब अपने फेस को निकालो तो सांसों को फिर से भर लो, फिर जाओ तो फिर छोड़ दो, फिर ऊपर निकालो तो फिर भर लो। ये सैकड़ों बार कहा कि इस तरीके से प्रैक्टिस करो। बहुत बार पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना। चलिए जी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन को देख रहा है। अगला आता है 15 नंबर, व्हाट वाज द सेकेंड लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। मतलब डगलस का जो ट्रेनिंग है उसके दूसरे पार्ट में क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया। तो द इंस्ट्रक्टर मतलब जो प्रशिक्षक है हेल्ड डगलस को कहते हैं, क्या कहते हैं, एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड हिम टू किक हिज लेग्स। ठीक है, एट फर्स्ट हिज लेग रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। मतलब जो प्रशिक्षक है ना डगलस को हेल्ड करते हैं, मतलब धक्का देते हैं एट द साइड ऑफ द पूल। मतलब डगलस को सबसे पहले तो पूल के किनारे ले जाते हैं और धीरे से धक्का दे देते हैं अपने लेग से, अपने पैर से। तो जैसे ही धक्का देते हैं डगलस पानी में गिरते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एंड हैड हिम किक विथ हिज लेग। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डगलस को पूल के किनारे प्रशिक्षक ले जाकर क्या करते हैं, हेल्ड मतलब धक्का देते हैं, किससे, किक विथ हिज लेग मतलब अपने पैर से धक्का मारते हैं। तो फर्स्ट जब डगलस पानी में गिर जाते हैं पुल में तो एट फर्स्ट पहले क्या होता है, हिज लेग रिफ्यूज टू वर्क। उनका जो पैर है वो रिफ्यूज हो गया था, कार्य नहीं कर पा रहा था। लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन बाद में वो रिलैक्स्ड हो गए, वो शांत हो गए जी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला आता है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड द स्यूबर आउट ऑफ डगलस। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड द स्यूबर आउट ऑफ डगलस। मतलब जो प्रशिक्षक है उन्होंने कैसे डगलस को स्यूबर बनाया या स्यूबर
मतलब स्वीबर में बदला, कैसे बदले जी? तो द स्ट्रक्चर बिल्ड द स्वीबर आउट ऑफ द डगलस स्टेप बाय स्टेप। जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को स्टेप बाय स्टेप क्या किया? स्वीबर में बदले। कैसे बदले? कि देन ही परफेक्ट ईच स्टेप, उन्होंने परफेक्ट मतलब प्रत्येक स्टेप को परफेक्टली किया। थस इसी प्रकार ही बिकम अ स्वीपर, मतलब ना जो प्रशिक्षक है उन्होंने डगलस को स्टेप बाय स्टेप सिखाए और डगलस ने क्या किया? उसको परफेक्टली उस स्टेप को अच्छे तरीके से किए। थस इसी प्रकार ही बिकम अ स्विमर, इस प्रकार डगलस क्या हुए? एक अच्छे स्विमर बने। नाउ मतलब अब देयर वाज नो फेयर ऑफ स्विमिंग इन हिज माइंड, मतलब उनके दिमाग में अब स्विमिंग के प्रति कोई भी डर नहीं है। तो यही बात है जी। तो इसको लिख रहा है इस तरीके से। चलिए, इतनी बात आपको समझ पे आ गया ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं दवा लगा लूं नाक में, फिर मतलब चल नहीं पा रहा है, बार बार इसको यूज करना पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका रुकने के लिए। अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा होगा तो कर देंगे ना? चलिए, तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और दूसरी बात वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। थैंक यू। इतना मतलब हमारा कहने का हक है तो हम कह दे रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ हम प्रॉपर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए यूट्यूब पर कुछ फ्री में अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लगता है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपकी बेनिफिट हो सके। ठीक है ना? अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड ही राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एट वाई, मतलब यहाँ पे लिखा गया वेन, मतलब कब राइटर जो है, राइटर कौन है? डगलस ही राइटर है, जो पानी से डरते हैं, तैरने उनको नहीं आता है। तो डगलस जो राइटर है उन्होंने कब YMCA पूल को ज्वाइन किए? ठीक है ना? एंड वाई, और क्यों ज्वाइन किए? तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखा गया है? द राइटर ज्वाइंड YMCA पूल। डगलस ने, जो राइटर है, उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किए। ठीक है? वेन, जब ही वॉज अबाउट 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब वो 10-11 वर्ष के थे तब उन्होंने ज्वाइन किया। ही ज्वाइंड मतलब उन्होंने ज्वाइन किया, इट्स बिकॉज, क्योंकि ही ऑफर्ड हिम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग, उनके पास एक ऑफर था और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर था स्विमिंग को सीखने के लिए, इसीलिए उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया था। समझ गए आप? तो ये बातें हैं जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 नंबर कि व्हाट इज द मिसरेबल एंड विलियम डगलस स्पीक अबाउट, मतलब यहां पे ये कहा गया था कि क्या मिसरेबल मतलब हम कह सकते हैं, मतलब मिसरेबल मिस एडवेंचर है ना, मिस एडवेंचर। व्हाट इज द मिस एडवेंचर? मिस एडवेंचर मतलब होता है दुर्घटना, हम कह सकते हैं। तो क्या दुर्घटना हुई है जिसके बारे में विलियम डगलस स्पीक अबाउट, मतलब विलियम डगलस इसके बारे में बता रहे हैं। ये विलियम डगलस है ना, यही इस चैप्टर के लेखक है डीप वाटर के। तो ये अपने साथ जो हुई दुर्घटना के बारे में क्या बता रहे हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्या बताते हैं? द मिस एडवेंचर डेट, मतलब वो दुर्घटना क्या थी कि विलियम डगलस स्पीक अबाउट इज द इंसिडेंट एट YMCA पूल, मतलब YMCA पूल पर
जो इंसिडेंट मतलब दुर्घटना हुई थी उसके बारे में विलियम डगलस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वेन, जब ए बिग बॉय सडनली, एक बड़ा सा लड़का अचानक थ्रो हिम इनटू द डीप एंडिंग ऑफ द पूल, जब एक बड़ा सा लड़का उनको उठाया, थ्रो हिम मतलब उनको उठाकर, थ्रो मतलब उनको उठाकर फेंका, किसमें फेंका? डीप एंडिंग ऑफ द पूल, मतलब पूल की निचली गहराई में उनको उठाकर फेंक दिया। तब क्या हुआ? डगलस डिड नॉट नो, डगलस को नहीं जानते थे, डगलस को नहीं जानते थे या डगलस नहीं जानते थे हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरते हैं, एंड ऑलमोस्ट ड्रॉन, और वो लगभग अब डूब ही गए थे ही दिस एक्सीडेंट फिल्ड हिम, और ये जो दुर्घटना थी उनके अंदर क्या हुआ? बैठ गया विथ अ डीप फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी के प्रति जो डर था ना वो अब उनके दिलों में बैठ गया था पूरी तरीके से, क्योंकि वो अब डूब रहे थे उस पानी में, बट कैसे भी वो बच गए। ठीक है, कुछ लोग आए और बचा लिए, तो ये बात है। तो एक बड़ा सा लड़का था, उनको क्या किया था? पानी में वो फेंक दिया था, वो डूबने ही वाले थे जब वो छोटे थे, जब उनको स्विमिंग नहीं आता था, तो वो डर ना बचपन से ही बैठ गया था। तो इसी के बारे में वो बता रहे हैं डगलस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, मतलब डगलस ने, यहां पे लिखा गया है डगलस ने, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, मतलब डगलस ने पानी में अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने जीवन को कैसे बचाया, कैसे बचाई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया इनसाइड द वाटर, मतलब पानी में, ठीक है ना, पानी के जो अंदर, इनसाइड द वाटर मतलब पानी के अंदर, डगलस ट्राइड टू जंप अप बाय पुशिंग फ्रॉम द बॉटम, डगलस ट्राइड मतलब डगलस कोशिश कर रहा था, जंप अप मतलब कूदने का, बाय पुशिंग फोर्सिंग फ्रॉम द बॉटम, जब वो डगलस मतलब ये सोच रहे थे, जब वो डूब रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि जब मैं पुल की निचली बॉटम तक, निचली स्तर पर पहुंचूंगा तो वहां मेरा पैर टकराएगा, तो उस समय पर मैं अपने लेग से मारूंगा, ऊपर आ जाऊंगा। तो वही चीजें मतलब पुश करके ऊपर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। ही होप्ड टू रीच द सरफेस, उनका जो मतलब होप था, जो आशा था, वो क्या था? सरफेस तक पहुंचना ही था। एंड ब्रीथ एयर, और मतलब वो ये सोच रहे थे कि जैसे ही मैं पुश करके ऊपर, मतलब पुश करके मारूंगा तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, अब फिर मैं क्या सरफेस पर मतलब पहुंच जाऊंगा, अब ब्रीथ एयर, और मैं सांस को फिर से भर लूंगा। बट हिज लेग वेरी हैवी, बट जैसे ही वो नीचे पहुंचे ना तो उन समय पर उनका जो लेग था, उनका जो पैर था वो बहुत ही हैवी हो गया था, भारी हो गया था। ही कुड नॉट होल्ड द एज, अब वो किनारे तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना। एंड अगेन स्नेक अंडर द वाटर, और वो पुनः क्या हो गए? पानी में डूबते चले गए। तो यह बात कहा गया है, मतलब इसमें अभी ये बात बताया गया ना कि जब एक बड़ा सा लड़का आया, उनको पानी में फेंक दिया, तो वो जब डूब रहे हैं तो वो सोच रहे हैं दिमाग में कि जब मैं डूब रहा हूं, नीचे जाऊंगा तो मेरा पैर जो है वो नीचे वाले बॉटम, नीचे का जो स्तर है उस पर टकराएगा, तो उस समय पर हम अपने लात से इतना तेजी से, अपने पैर से इतना तेजी से नीचे मारेंगे कि हम ऊपर चले आएंगे, और ऊपर आएंगे तो सांस को ले लेंगे। परंतु जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं और अपने पैर से मारते हैं नीचे ना, तो उनका पैर इतना भारी हो गया था कि वो नीचे उतना फोर्स से, उतने बल से नीचे लग ही नहीं पाता है, और जब लगता नहीं है तो वो ऊपर उतना आ नहीं पाते हैं, और जब आ नहीं पाते तो सांस नहीं ले पाते, इसका मतलब और वो डूबते चले जाते हैं। तो ये चीजें हुई थी जी, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, देख भी सकते हैं बार बार, इसलिए दो टाइप का क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे गए, इसलिए दो टाइप से हमने बताया हुआ है। 20वां नंबर क्वेश्चन का है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ YMCA पूल, मतलब YMCA पूल पर क्या हुआ था उसको हमें, उस दुर्घटना का वर्णन करना है। या यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, मतलब जो पूल पर डगलस ने
क्या स्ट्रगल किया था, ठीक है, उसका वर्णन करना है। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और उन्होंने कैसे अपने जीवन को बचाया, इसके बारे में भी बताना है। चलिए बता दें हम उत्तर में क्या लिखेंगे, एट द YMCA पूल, ठीक है, मतलब YMCA पूल पर ए बिग बॉय सडनली पिकअप्ड डगलस, मतलब एक बड़ा सा लड़का डगलस को पकड़ा एंड थ्रो हिम, और उसको फेंक दिया इनटू द डीप वाटर, मतलब पानी की गहराई में। डगलस डिड नॉट नो, डगलस नहीं जानते थे हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। ही फेल्ट ग्रेट फेयर, वो बहुत भयानक तरीके से डर गए, बट ट्राइड हार्ड टू सेव हिज लाइफ, बट वो प्रयास कर रहे थे अपने जीवन को बचाने का। He planned to push up himself from the bottom and jump up to the टेक एयर, मतलब वो प्लान कर रहे हैं, वो उस समय पर प्लान बना रहे हैं अपने दिमाग पर कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, पुशअप करूंगा और बॉटम तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, जंप करके बॉटम तक पहुंच जाऊंगा, टेक एयर मतलब सांसों को ले लूंगा। इच टाइम ही कम अप, मतलब वो इस तरीके का प्रयास बार बार, मतलब जब पहुंचे तो वो कर रहे थे। ही फेल्ड टू ग्रैब द एज, परंतु वो किनारे, मतलब पुल की किनारे तक पहुंचने में हम कह सकते हैं असमर्थ हो गए, ठीक है। एंड स्नेक अगेन, और वो दोबारा क्या करने लगे, दोबारा डूबने लगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा गया ही स्ट्रगल अगेन, और वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं, अगेन अगेन, मतलब वो दोबारा इस तरीके से प्रयास करते रहे। बट एट लास्ट ही बिकम ट्राइड, और एट लास्ट अंत समय में वो क्या हो गया, वो प्रयास करते करते रह गए। एंड ऑलमोस्ट ड्रोन, और वो लगभग अब डूब ही गए थे। लकीली, मतलब सौभाग्य से Some people notice him, सौभाग्य से कुछ लोग उनको देखते हैं। Him into trouble to jump into the pool, कि वो पूल में क्या कर रहे हैं, कूदे। और save him, मतलब him in trouble jump into the pool, और कुछ लोग सौभाग्य से उनको देखे और पूल में कूदे, और save him from drowning, और डूबने से उनको बचा लिए। मतलब समझ रहे हैं ना, जब वो पूरी तरीके से अब डूब ही गए थे तो उस समय पर कुछ लोग उनको देख लिए और तुरंत वो कूदे पूल में और उनको बचाकर निकाल लिए, तो उस तरीके से उनका जान बचा था। तो यही हुआ था दुर्घटना जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द पैडलर कंसाइडर द वर्ल्ड अ रैट ट्रैप, मतलब पैडलर जो है, पैडलर मतलब फेरे वाला जो है, वो क्यों कंसीडर मतलब मानता था कि जो संसार है वो रैट रैप है, एक चूहेदानी है, ये क्यों मानता था। तो जब रैट रैप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि वन डे, एक दिन, will going on the regular roundup, एक दिन वो प्रत्येक सुबह जैसे निकलता है वैसे ही रेगुलर मतलब चूहेदानी बेचने के लिए रेगुलर राउंडअप पर निकला। ही गॉट एन आइडियाज, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही थॉट दैट, मतलब वो सोचा डैट की, ही थॉट दैट मतलब वो सोचा डैट की दिस वर्ल्ड वॉज लाइक अ रैट रैप, कि ये पूरा संसार एक चूहेदानी है। जैसे कैसे इसमें बताया कि ए रैट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द रैट रैप, एक चूहा ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है चूहेदानी में फंस जाता है। कैसे फंसता है, वेन जब, ही क्रेव फूड जब वो भोजन की लालच करता है। इन दिस वे, इसी प्रकार दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में इज आल्सो टेम्पटेशन फॉर पीपल, मतलब इस संसार में लोगों को लुभाने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं। दिस वर्ल्ड इज क्रिएटिंग इज टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ, मतलब इस संसार में बहुत सारी ऐसी लुभाने वाली वस्तुएं बनाई गई है, जैसे कि वेल्थ है, हैप्पीनेस मतलब खुशियां है, फूड है, घर है, कपड़े हैं, जिससे कि जो व्यक्ति है, मैन है, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब आपसे समझा है यहाँ पे क्या बात बताया गया है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो रैट रैप है मतलब
चूहेदानी बेचने वाला है वो संसार को क्या मतलब चूहेदानी क्यों समझता है कि पूरा संसार एक चूहेदानी ही है? इसलिए कि वो सोच रहा है कि जैसे एक चूहा है वो खाने के लिए वो चूहेदानी में घुसता है और खाने की कोशिश करता है, तब तक वो फंस जाता है। तो उसी प्रकार संसार में सभी लोग ना किसी चीज के लालच में रहते हैं और लालच की वजह से वो फंस जाते हैं। समझ रहे हैं? लालच की वजह से वो फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो यही तो वो सोच रहा है। जैसे कि लालच किसका? लालच होती है धन दौलत का, लालच होती है खुशियों का, मतलब कपड़ों का, घर का। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों के लालच की वजह से वो फंस जाते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट। अच्छी बात है। अगला आता है व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स। मतलब क्या मतलब व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू द रैट ट्रैप सेलर के साथ क्या हुआ इन द वुड्स, मतलब जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ या फेरे वाले के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ था जी? वो गुम हो गया था। तो यही बात लिखा गया है यहाँ पे, द रैट ट्रैप सेलर लॉस्ट हिम वे टू द वे इन द वुड्स। मतलब चूहेदानी बेचने वाला जंगलों में खो गया था। ठीक है ना? ही वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जंगल में एक लंबे समय से टहल रहा था, मतलब चल रहा था। ठीक है? बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, परंतु वो फंस गया था। एंड बिकम ट्राइड, और वो अब पूरी तरीके से अब थक गया था। ही फेल डेड, उसे महसूस हुआ डेड कि द होल फॉरेस्ट वाज लाइक अ बिग रैट रैप। उसको फिर एहसास होता है कि ये पूरा जो बड़ा सा फॉरेस्ट है, जंगल है ना, वो लगता है कि एक बड़ा सा रैट रैप की तरह ही है जिसमें मैं फंस गया हूँ। एंड he got trapped in just like a rat। अब मैं एक चूहे की तरह इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में ट्रैप्ड हो गया है, वो फंस गया हूँ। देखिए कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा आपने सुना है? जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसकी संगत क्या है? चूहे के बारे में सोच रहा, चूहेदानी बनाना। तो ये हर चीजों को चूहे की तरह ही सोच रहा है, चूहेदानी की तरह ही सोच रहा है। जैसे पहले तो वो पूरा संसार को चूहेदानी की तरह मानने लगा, पूरा संसार चूहेदानी है। फिर ये जंगल में खो गया तो अब जंगल को ही चूहेदानी मान रहा है। तो कहते हैं ना, जैसा आपका माहौल रहेगा उस तरीके से आप बनते हुए चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं जी। इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा कार्य कीजिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर चीट एनीबॉडी। मतलब किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना है, किसी तरीके का भी धोखा। यहां तक ये मैंने किया होगा, स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि लड़का लड़की वाला वो जो चीजें हैं, लव अफेयर है, ये चीजों में धोखा देते, वो चीजें नहीं दोस्त। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किसी भी तरीके का धोखा नहीं देना है। कोई आप पर विश्वास किए हुए है, कोई मान लिए आपके दोस्त कॉल किए, भैया मुझे 200 रुपये चाहिए, थोड़ा भेज दो भाई। आपने दे दिया। वो कह रहे थे कि 1 घंटे में हम दे देंगे। वो उसको मन है कि मैं अब दूंगा नहीं इसको, या दूंगा तो कभी दे दूंगा, बस ऐसे ही है। तो ये एक चीट टाइप का हो गया। तब पैसे से लेकर कुछ भी चीज़ों का जो लोग आप पर विश्वास किए हुए उसको कभी चीट नहीं कर रहा है। मैंने ऐसे सुना हुआ है कि हर चीज़ों की माफ़ी है, पर धोखा देने वाले व्यक्तियों को कभी ईश्वर माफ़ नहीं करेंगे। तो नेवर चीट एनीबॉडी। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धोखा नहीं देना है दोस्त। अगला हमारा आता है कि हु वॉज द रैट रैप सेलर। रैट रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक देम। अब वो उसे कैसे बनाता था, मतलब चूहेदानी बेचने वाला कौन था और वो चूहेदानी को कैसे बनाता था। तो यहाँ पे लिखा गया है रैट रैप सेलर वाज अ पुअर मैन। रैट रैप जो सेलर था वो गरीब व्यक्ति था। Who had no proper house, और जिसके पास ना तो प्रॉपर मतलब अच्छा घर था और ना ही उसके पास पैसे थे। ठीक है ना? He moved from place to place selling small rat rap। वो place to place मतलब
स्थान स्थान भटकता हुआ, मतलब मूव करता हुआ क्या करता है, रहता है, और वो छोटी छोटी चूहेदानी बेचता है। ठीक है ना, मतलब घुमक्कड़ है जी, घुमक्कड़ उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पास प्रॉपर घर नहीं है, प्रॉपर पैसे नहीं है, तो वो बेचता रहता है, कहीं भी रह जाता है, जहाँ उसको रहने को मिले रह गया, फिर बेचेगा, फिर निकल जाएगा, इस तरीके से वो प्रॉपर निकलता रहता है। ही मेड द रैट रैप फ्रॉम द ओल्ड वायर, मतलब तो वो चूहेदानी को पुराने तारों से बनाता था। ही कट द वायर, वो वायर को कट करता था, एंड ट्विस्ट इट्स केयरफुली इनटू द शेप ऑफ रैट रैप, और उस वायर को काटता था और उस तरीके से बनाता था जिससे कि वो स्मॉल रैट रैप, जो स्मॉल ट्रैप्ड, मतलब हम कह सकते हैं सावधानी से एक चूहेदानी का शेप देता था, आकार देकर बनाता था। मतलब सिंपल सा कहे ना, जो रैट रैप सेलर था वो एक गरीब था, उसके पास ना तो प्रॉपर हाउस था, ना ही उसके पास प्रॉपर पैसे थे, तो वो भटकता हुआ रहता था, जहाँ मिल गया वहाँ उसको कुछ पुराने तार दुकानें से मांग लेता था, भीख मांग लेता था, और उस तरीके से दुकान से मांग कर उससे वो तारों से चूहेदानी बनाता था, बेचते हुए फिर निकल जाता था। तो ये उसका काम था जी, ठीक है ना, वो गरीब था। चलिए जी, अगला हमारा अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है 24। हम क्वेश्चन प्रोज का करा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखना भी चाहेंगे, हमने कितने क्वेश्चन करा दिया प्रोज के, 24 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कराए हैं। और इससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, इससे आपको अगर इतना तैयार कर लेते हैं 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। अब आपके क्या बचे हुए हैं, अब आपके बचे हुए हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के अब क्या हमें देखना है, सप्लीमेंट्री के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखना है, अब वहां से आपको फिर से मिलेंगे 15 नंबर। तो अगर आपको चाहिए सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, क्या लिखेंगे, सर सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दीजिए। अगर आप सभी हमें कमेंट करते हैं तो मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल ही हम वीडियो ला देंगे, ठीक है ना। हिंदी की भी आपकी तैयारी हम लगभग सब करा ही रहे हैं, करा भी दिए हैं, और जो बचे हुए उसको भी करा देंगे। जल्द ही आपकी इंपॉर्टेंट लेटर और आर्टिकल, मतलब इंपॉर्टेंट पत्र लेखन पर और निबंध पर वीडियो हम लाएंगे हिंदी के लिए। Why did गांधी जी चाइल्ड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर, मतलब मुजफ्फरपुर के वकीलों पर गांधी जी क्यों गुस्सा हुए, क्यों चिल्लाए। तो गांधी जी चाइल्ड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फॉर द पुअर फार्मर, गांधी जी वकीलों पर चिल्लाए, गुस्सा हुए, फॉर किस लिए, फॉर कलेक्टिंग अ बिग फीस, मतलब गरीब, पुअर फार्मर मतलब गरीब किसानों से बड़ी फीस वसूलने के लिए वसूल रहे थे लॉयर, वकील, इसीलिए गांधी जी उन पर गुस्सा हुए। फिर लिखा गया हु वेयर ऑलरेडी सफरिंग अंडर द ब्रिटिश, जो पहले से अंग्रेजों, मतलब ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों से वो सफरिंग है, वो पीड़ित है उनसे, तो भी लोग मतलब गुस्सा इस बात से थे कि अंग्रेज तो सता ही रहे गरीब फार्मर को, गरीब किसानों को, अब वकील भी परेशान करेंगे, फीस ज्यादा लगाएंगे तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए दिस वाज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट, अब वो जानते थे कि इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, बाय टेकिंग सच अ केस ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट में केस लड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जज है वो क्या है, वो वहां का मतलब वो ब्रिटिश ही है, अंग्रेज है, अंग्रेज का ही तो मदद करेगा। तो यही बात वो जानते थे गांधी जी, इसीलिए गुस्सा हुए थे। चलिए इतनी बात आप समझ गए ना।
मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इतना सब कुछ तैयार करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। मैं इतना कहूँगा, मेरी तबीयत भले ही अच्छी नहीं है, बट मैं पूरी तरीके से प्रॉपर उस जोश के साथ आपको नहीं कह सकता कि बहुत 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, ऐसा नहीं। मैं इतना कहूँगा, इससे बाहर प्रोच में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इतना क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। अगर आप चाहते हैं सप्लीमेंट्री की भी क्वेश्चन आंसर करा दूँ तो उसके लिए कमेंट हमें कीजिएगा, जिससे कि हम उस पर भी वीडियो ला सके। आप वहां से भी 15 नंबर आप क्लियर करके 30 नंबर तक क्वेश्चन आंसर से ही आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप कमेंट करेंगे। अदरवाइज चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे फॉलो जरूर करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।